आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी सफर शुरू करने जा रहे हैं। हम उस बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर आधुनिक विज्ञान की पूरी इमारत खड़ी है। बिल्कुल, और ये बुनियाद है मात्रक एवं मापन यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमारे पास जो स्रोत है वो एनसीईआरटी पर आधारित है और खास तौर पर रेलवे, एएलपी, टेक, जेई और ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं। हाँ, तो हमारा मिशन साफ है। हाँ, इस चैप्टर के हर जरूरी पहलू को गहराई से समझना, और इसे रटने की तरह नहीं बल्कि एक दिलचस्प बातचीत की तरह समझेंगे। तो चलिए भौतिकी की इस पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखते हैं। तो ये रही हमारी पहली स्लाइड जो इस अध्याय का परिचय दे रही है। हाँ, और इस स्लाइड पर जो 3D इमेज है वो अपने आप में इस पूरे चैप्टर का क्या कहते हैं सार है। देखिए, एक वर्नियर कैलिपर एक सुनहरी गेंद को माप रहा है बड़ी सटीकता से। ये लंबाई का मापन हुआ। बिल्कुल। और उसके बगल में एक स्टॉपवॉच है जिसके अंदर के गियर तक दिख रहे हैं। ये समय का सटीक मापन है। ये दोनों मिलकर दिखा रहे हैं कि फिजिक्स का मतलब ये है चीजों को सही सही मापना। स्लाइड का टाइटल है मात्रक एवं मापन, भौतिकी की शुरुआत, और नीचे लिखा है भौतिक विज्ञान को समझने की पहली सीढ़ी। पर मेरा एक सवाल है, ये चैप्टर रेलवे एग्जाम्स के लिए इतना खास क्यों है? ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक शुरुआती चैप्टर समझकर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यहीं पर वो गलती कर जाते हैं। स्लाइड पर एक एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। अच्छा। हाँ, उसमें साफ लिखा है परीक्षा में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पक्के आते हैं, इसलिए हर पॉइंट ध्यान से पढ़ें। 2 से 3 प्रश्न? जी, इसका मतलब ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, ये सीधे सीधे कुछ नंबर दिलाने वाला चैप्टर है। ये वो मजबूत नींव है जिसके बिना आगे के चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय की गहराई में उतरते हैं। ये रही हमारी अगली स्लाइड, यानी वो चीजें जिन्हें हम माप सकते हैं। हाँ, और दूसरे पलड़े पर एक दिल बना है जो भावनाओं को दर्शा रहा है, जैसे खुशी, दुख, प्यार, जिन्हें मापा नहीं जा सकता। स्लाइड का शीर्षक है भौतिक राशियां, और इसमें लिखा है कि जिसे मापा जा सके वही भौतिक राशि है, जैसे लंबाई, वजन। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछे। आजकल तो सर्वे होते हैं ना, हाँ। जहाँ लोग 1 से 10 के पैमाने पर अपनी खुशी को रेट करते हैं, तो क्या उसे मापन नहीं कहा जाएगा? वो भौतिक राशि क्यों नहीं है? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और ये इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल दिल तक जाता है। देखिए, जब हम किसी की खुशी को 1 से 10 के पैमाने पर मापते हैं तो वो एक व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव माप है। अच्छा। मेरे लिए 8 का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और। लेकिन भौतिकी में मापन का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल। 1 किलोग्राम का वजन यहां भी वही है और अमेरिका में भी। समझ गए। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्लाइड पर एग्जाम अलर्ट है, जिसमें एक सवाल है। प्रश्न: खुशी एक भौतिक राशि है या नहीं? और जवाब है नहीं, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। ओके, मतलब जैसे किसी स्टैंडर्ड यूनिट में नंबर दिया जा सके वही भौतिक राशि है। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल बहुत अच्छा है। बाईं तरफ कुछ सुनहरे अलग अलग आकार के ब्लॉक रखे हैं। ये मूल राशियां हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, इन्हें आप फिजिक्स की वर्णमाला के अक्षर समझ सकती हैं, जैसे ए, बी, सी, और दाईं तरफ उन्हीं अक्षरों को मिलाकर एक जटिल इमारत बनाई गई है जो व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। स्लाइड का टॉपिक है मूल राशियां वर्सेस व्युत्पन्न राशियां। इसमें लिखा है कि मूल राशियां सिर्फ 7 है और किसी पे निर्भर नहीं करती। लेकिन एक मिनट, चाल यानी स्पीड जैसी चीज तो बहुत फंडामेंटल लगती है, उसे व्युत्पन्न क्यों माना जाता है? वो इतनी बेसिक है। आपका सोचना बिल्कुल सही है। चाल हमें बहुत बेसिक लगती है, लेकिन अगर हम इसे तोड़कर देखें तो चाल क्या है? दूरी बटा समय। बिल्कुल, ये है दूरी को समय से भाग देना। और दूरी क्या है? वो लंबाई का ही एक रूप है। तो चाल असल में 2 मूल राशियों पर निर्भर करती है, लंबाई और समय। अच्छा, इसलिए ये डिराइव्ड है। इसीलिए फिजिक्स की सारी इमारत इन्हीं 7 मूल राशियों पर टिकी है। और इसी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए एग्जाम अलर्ट में एक सवाल दिया गया है। क्या सवाल है? निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? ए समय, बी द्रव्यमान, सी बल। और इसका उत्तर है सी बल, फोर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला F = ma पर निर्भर है।
ठीक है, ये फंडामेंटल और डिराइव्ड का कॉन्सेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अगली स्लाइड का विजुअल देखिए, इतना साफ है। एक तरफ सोने के गोलों का ढेर है, ये अदिश यानी स्केलर को दिखा रहा है। जैसे 5 किलो सोना, इसमें दिशा की जरूरत नहीं। एकदम सही, इसमें सिर्फ मात्रा होती है। दूसरी तरफ एक रॉकेट है जो एक खास दिशा में उड़ रहा है, ये सदिश यानी वेक्टर को दिखाता है, जिसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी उतनी ही जरूरी है। हेडलाइन है अदिश और सदिश, थीम है दिशा का खेल। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें तो दिशा होती है। हम बताते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बह रहा है, तो फिर उससे सदिश क्यों नहीं माना जाता? ये वो सवाल है जो अच्छे स्टूडेंट्स को फंसा देता है। असल में किसी राशि के सदिश होने के लिए सिर्फ दिशा होना ही काफी नहीं है। तो और क्या चाहिए? उसे सदिश योग के नियमों मतलब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन भी करना होता है। सरल भाषा में समझें, अगर 90 डिग्री पर दो तार आकर मिलें, एक में 3 एम्पियर और दूसरे में 4 एम्पियर करंट हो, तो आगे जाने वाला कुल करंट हमेशा 7 एम्पियर होगा। सीधा सीधा जुड़ जाएगा। हाँ, 3 + 4। लेकिन अगर वो बल होते तो उनका परिणाम 5 न्यूटन होता, क्योंकि करंट इस ज्यामितीय जोड़ के नियम को नहीं मानता। इसे अदिश माना जाता है, और यही असाधारण बात एग्जाम अलर्ट में बताई गई है। क्या लिखा है? विद्युत धारा करंट में दिशा होती है, फिर भी एक अदिश स्केलर राशि मानी जाती है, अपवाद। इसे हमेशा याद रखना है। वाह, ये तो सच में एक डीप डाइव वाली बात हुई। मतलब दिशा होना ही सब कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में देखिए 3 अलग-अलग स्टाइल के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक कांच का, एक लकड़ी का और एक मॉडर्न मेटल का। इन पर अलग-अलग तरह के वजन और रूलर रखे हैं। ये दुनिया भर में मापन के अलग-अलग तरीकों के विकास को दिखा रहे हैं, CGS, FPS और MKS। टॉपिक है मात्रक पद्धतियां। स्लाइड में लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कंफ्यूजन हटाने के लिए SI सिस्टम की जरूरत पड़ी। मेरा सवाल यह है कि जब हमारे पास MKS सिस्टम था ही, जो SI जैसा ही लगता है, तो फिर एक नए SI सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? MKS में क्या कमी थी? बहुत अच्छा सवाल है। MKS सिस्टम एक बहुत अच्छी शुरुआत थी, लेकिन वो अधूरी थी। वो मुख्य रूप से सिर्फ 3 चीजों पर केंद्रित थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमें तापमान, विद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता जैसी और भी राशियों को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम की जरूरत पड़ी। SI सिस्टम MKS का ही एक विकसित और ज्यादा व्यापक रूप है। मतलब उसका अपग्रेडेड वर्जन। बिल्कुल। और देखिए, व्यवहारिक जानकारी के लिए एग्जाम अलर्ट में एक महत्वपूर्ण कन्वर्जन दिया है। 1 पाउंड में लगभग 453.6 ग्राम होते हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ओके, तो SI सिस्टम MKS का अपग्रेडेड वर्जन है। चलिए अब इस SI सिस्टम को डिटेल में देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, और इस स्लाइड का विजुअल देखिए, कितना शक्तिशाली है। बीच में एक चमकती हुई पृथ्वी है और उसके चारों ओर 17 क्रिस्टल के खंबे हैं। हर खंबे पर एक SI यूनिट का चिन्ह चमक रहा है, MKGSAK मोल CD। स्लाइड का शीर्षक है SI पद्धति, 7 मूल मात्रक। इसमें 7 अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं। पर यहां मेरा एक सवाल है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में तापमान को सेल्सियस में मापते हैं, डॉक्टर भी थर्मामीटर में सेल्सियस देखता है, तो फिर SI यूनिट केल्विन क्यों है? क्या सेल्सियस गलत है? सेल्सियस बिल्कुल गलत नहीं है। वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत व्यावहारिक इकाई है, लेकिन वैज्ञानिक गणनाओं के लिए केल्विन स्केल ज्यादा मौलिक है। क्यों? इसका कारण है इसका शुरुआती बिंदु। सेल्सियस का 0 पानी का जमाव बिंदु है, लेकिन केल्विन स्केल का शुरुआती बिंदु परम शून्य या एब्सोल्यूट 0 है। ये वो न्यूनतम संभव तापमान है। ये किसी पदार्थ पर निर्भर नहीं है, ये एक सार्वभौमिक सीमा है। अच्छा, इसीलिए विज्ञान इसे स्टैंडर्ड मानता है। जी। और यही वो पॉइंट है जहां एग्जामिनर फंसाता है। एग्जाम अलर्ट साफ साफ कहता है, तापमान का SI मात्रक सेल्सियस नहीं, केल्विन के होता है। गलती मत करना। केल्विन वाला पॉइंट नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में 3 दिलचस्प चीजें हैं। एक 2D कोन, जैसे हम कागज पर बनाते हैं, फिर एक 3D शंकु जैसा कोन, जैसे आइसक्रीम कोन का कोना, और तीसरा एक क्यूब है जिसके अंदर MLT अक्षर चमक रहे हैं। ये विमीय सूत्र को दर्शा रहा है। हाँ, ये किसी भी भौतिक राशि के DNA की तरह है, जो बताता है कि वो किन मूल राशियों से बनी है। टॉपिक है संपूरक राशियां और विमीय सूत्र।
इसमें समतल कोण, ठोस कोण और फिर विमीय सूत्र है। पर इसका असल फायदा क्या है? ये MLT के रूप में लिखने से हमें क्या पता चलता है? इसका सबसे बड़ा फायदा है किसी भी फॉर्मूले की सत्यता की जांच करना। इसे आप फिजिक्स के लिए स्पेल चेक कह सकती है। अच्छा, किसी भी सही समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं, डायमेंशंस, हमेशा बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और फंसाने वाला सवाल है, जिसके बारे में एग्जाम अलर्ट बताता है। क्या है वो? कोण की यूनिट होती है, लेकिन इसकी कोई विमा, डायमेंशन नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोण दो लंबाइयों का अनुपात होता है और विमाएं कट जाती हैं। डायमेंशनलेस एंगल, ये याद रखूंगे। मतलब यूनिट तो है रेडियन, पर डायमेंशन नहीं। बहुत दिलचस्प। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड का 3D विजुअल सीढ़ियों जैसा है। एक तरफ नीली रोशनी वाली सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, किलो, मेगा, गीगा, और दूसरी तरफ लाल रोशनी वाली सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, मिली, माइक्रो, नानो। ये 10 की घात के जादू को दिखाता है। छोटी संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। हेडलाइन है उपसर्ग, प्रीफिक्स, 10 की घात। लेकिन ये तो बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, क्या ये सब याद करने पड़ेंगे? कौन से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? वैसे तो सभी की जानकारी होना अच्छा है, पर कुछ उपसर्ग परीक्षाओं में ज्यादा आते हैं। किलो, मेगा, मिली, माइक्रो और नैनो सबसे आम है। नैनो टेक्नोलॉजी वाला नैनो, वही। और शायद इसीलिए ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। एग्जाम अलर्ट में भी इसी पर जोर है। 1 नैनोमीटर में 10 की घात ऋण 9 मीटर होते हैं। यह रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है। नैनो मतलब 10 की घात ऋण 9। ठीक है, अब कुछ बहुत बड़ी दूरियों की बात करते हैं अगली स्लाइड में। बिल्कुल। इस स्लाइड में देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को AU यानी खगोलीय इकाई दिखाया गया है। फिर प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर है, और फिर है पारसेक, जो उससे भी बहुत बड़ी दूरी है। टॉपिक है खगोलीय दूरियां, पर यहाँ एक क्लासिक कंफ्यूजन है। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर में वर्ष शब्द आता है, तो क्या ये समय का मात्रक नहीं है? ये नाम बहुत धोखा देता है। यही तो सबसे बड़ा धोखा है, और परीक्षा में यही पूछा जाता है। नाम में भले ही वर्ष हो, लेकिन ये दूरी का मात्रक है। अच्छा, ये वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, और क्योंकि प्रकाश की गति बहुत ज्यादा है, इसलिए दूरी भी बहुत विशाल होती है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? यही सवाल एग्जाम अलर्ट में है। प्रश्न, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? उत्तर, पारसेक। ये दोनों पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। पारसेक सबसे बड़ा और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। क्लियर है? अब कुछ मापने वाले यंत्रों को देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में एक शेल्फ पर कुछ उपकरण रखे हैं। एक क्लासिक बैरोमीटर है, एक डिजिटल हाइग्रोमीटर है जो नमी बता रहा है, और एक लैक्टोमीटर है जो दूध के बीकर में डूबा हुआ है। टॉपिक है वैज्ञानिक यंत्र भाग 1। इसमें बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर है। पर हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर का नाम सुनने में इतना एक जैसा है कि कंफ्यूजन होना तय है। इन्हें कैसे याद रखें? तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। मैं भी इनमें हमेशा कंफ्यूज होता था। एक ट्रिक है। बताइए। हाइड्रो शब्द का मतलब पानी या तरल होता है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व के लिए है, बस बचा हुआ हाइग्रोमीटर नमी के लिए है। एग्जाम अलर्ट भी इसी पर है। क्या कहता है? हाइग्रोमीटर हाइग्रो नमी और हाइड्रोमीटर हाइड्रो जल घनत्व में कंफ्यूज ना हो। हाइग्रो फॉर ह्यूमिडिटी, हाइड्रो फॉर लिक्विड डेंसिटी। बढ़िया ट्रिक है। चलो अब इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट 2 देखते हैं। इस स्लाइड में देखिए, एक कार का स्पीडोमीटर, बिजली की चमक के साथ एक एमीटर, और पानी के अंदर एक पनडुब्बी है जो सोनार का उपयोग कर रही है। टॉपिक है वैज्ञानिक यंत्र भाग 2। इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और सोनार हैं। मेरा सवाल है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही करंट मापते हैं, तो फिर दो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट क्यों? ये उनकी संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का अंतर है। एमीटर ज्यादा मात्रा में करंट को मापने के लिए है, जबकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही संवेदनशील होता है। लेकिन मुख्य अंतर, जैसे कि एग्जाम अलर्ट में लिखा है, वो है दिशा का। दिशा का? हाँ, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में मुख्य अंतर दिशा बताने का है। गैल्वेनोमीटर की सुई दोनों तरफ घूम सकती है, जिससे करंट की दिशा पता चलती है। एमीटर सिर्फ मात्रा बताता है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिटेक्टिव की तरह है जो दिशा भी बताता है। ठीक है, लगता है चैप्टर खत्म हो गया।
अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। हाँ, और इस स्लाइड का विजुअल बहुत प्रेरणादायक है। एक खुली किताब से ज्ञान सुनहरे सिक्कों की तरह निकलकर एक पहिए में जा रहा है। ये दिखाता है कि आज का सीखा हुआ ज्ञान ही कल की प्रगति का आधार बनता है। स्लाइड का शीर्षक है निष्कर्ष और अगला अध्याय। इसमें आज सीखे गए सभी टॉपिक्स का सार है और बताया गया है कि अगला टॉपिक गति होगा। तो क्या इस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना काफी है? नहीं, सिर्फ एक बार पढ़ना कभी भी काफी नहीं होता। ज्ञान को दिमाग में स्थायी बनाने के लिए रिवीजन मतलब दोहराना बहुत जरूरी है। सही बात है, और यही बात आज का आखिरी एग्जाम अलर्ट भी कह रहा है। इसमें लिखा है, इस पीडीएफ को रिवाइज जरूर करें। सिलेक्शन रिवीजन से होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, बल्कि हर पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी सीख है। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।